गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी, मेहनत में कमी होगी नहीं। और आप सभी को ये भी पता है दोस्तों कि एनटीपीसी का जो है दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसियाँ हैं उसकी जो वैकेंसी रिवाइज हुई थी 14,298, उनकी दोबारा से जो है दोस्तों देखिए लिंक ओपन हो चुकी है। सॉरी दोस्तों, ओपन नहीं हुई है अभी, वो आपकी ओपन हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो एनटीपीसी से रिलेटेड, एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने आपके डाउट हैं उन सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, उसके बाद ही दोस्तों आप एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करना। तो आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों वो है आपका दक्षिण भारत का इतिहास। और इसमें दोस्तों मैं संगम काल आपके लिए करा चुका हूँ। और अब जो दक्षिण भारत के कुछ राजवंश बचे हैं जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि देखिए इसका जो है इतिहास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 3 वंश थे, यहाँ पर 4 वंश, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। इसमें दोस्तों आपकी थ्योरी और आपके क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम पल्लव वंश से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, देखिए इन वंशों का जो क्रम मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा दोस्तों। सबसे पहले आपके पल्लव वंश, फिर चालुक्य वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। और चालुक्य वंश में भी दोस्तों देखिए आपका वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, तीनों आपके लिए पढ़ने वाले हैं, यानी दोस्तों पल्लव वंश, फिर उसके बाद वातापी चालुक्य, फिर वेंगी वंश, राष्ट्रकूट और फिर कल्याणी चालुक्य, फिर चोल वंश। तो इन सारे वंशों को हम दोस्तों डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और वीडियो भी हल्की सी फास्ट होगी दोस्तों, तो आप मैनेज कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन और कंटेंट जो है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों पल्लव वंश की, जिसका कार्यकाल है दोस्तों 575 से 897 ईस्वी। और पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था, यानी सातवाहन वंश के बाद ही दोस्तों पल्लव वंश की स्थापना हुई। और पल्लव वंश कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया, जिसे प्रेजेंट में कांचीपुरम कहते हैं। और पल्लव की भाषा जो थी दोस्तों वो संस्कृत थी। और आगे बात करें तो दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पल्लवों का जो संस्थापक था, यानी पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है दोस्तों बप्पादेव। पर पल्लव वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये तो है आपका संस्थापक बप्पादेव, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो है दोस्तों सिंह विष्णु को। अब बात करेंगे दोस्तों सिंह विष्णु के बारे में, क्योंकि इसी ने दोस्तों पल्लव वंश की स्थापना की थी। तो इसके बारे में जितनी थ्योरी बनती है सारी थ्योरी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही मैं पढ़ाऊँगा। और यूँ तो दोस्तों देखिए ये जितने वंश मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ इनमें बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन दोस्तों हम उन्हीं को पढ़ेंगे केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंह विष्णु। तो इसका कार्यकाल दोस्तों 575 से 600 ईस्वी रहा था। और सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहा करता था, जिसने दोस्तों कृतार्जुनियम की रचना की। यानी दोस्तों कृतार्जुनियम की जो रचना है वो किसने की दोस्तों? भारवी ने। और यह दोस्तों किसका कवि था दोस्तों? सिंह विष्णु का। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी थ्योरी मैं आपके लिए करा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, समझनी है। और जितनी भी थ्योरी कर रहा हूँ दोस्तों आपको लास्ट तक देखनी है सारी वीडियो, ताकि दोस्तों सारी थ्योरी आप अच्छे से समझ पाएँ। और इन वंशों के समय में जो कार्य हो सारे कार्यों को आप अच्छी तरह समझ पाएँ। और खासकर मंदिर, देखिए दोस्तों दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं वो सब
मंदिर अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सभी चोल इन्हीं राजवंशों के टाइम पे बने हुए हैं। और वो सारे मंदिर आपको देखने हैं, समझने हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सिंह विष्णु के बारे में। अगर आगे पढ़ें तो देखिए दोस्तों, सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में बराह मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में दोस्तों? सिंह विष्णु के शासनकाल में। और कहाँ पर हुआ दोस्तों? मामल्लपुर। यानी दोस्तों चालुक्य वंश, यानी दोस्तों आपका ये जो वंश है पल्लव वंश, सॉरी, ये जो पल्लव वंश है आपका, आपसे पूछा जाता है कि बराह मंदिर का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ? तो किसके दोस्तों? पल्लव वंश के शासनकाल में। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने दोस्तों चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। अब सिंह विष्णु के बाद आता है दोस्तों महेंद्र वर्मन, जिसका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी था। और बात करें दोस्तों, महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं सत्यज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में दोस्तों तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म को अपना लिया था, यानी शैव धर्म का जो है अनुयायी बना था। अब दोस्तों देखिए, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। और यहीं से दोस्तों पल्लवों और चालुक्यों के बीच जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी। किस समय से दोस्तों? महेंद्र वर्मन के समय से, जब पुलकेशिन द्वितीय ने जो है आक्रमण किया उस समय से। अब बात करें दोस्तों, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, जो पल्लव का प्रमुख, जो पल्लवों की जो है पल्लव जो काल है उसकी प्रमुख रचना है। तो आपसे पूछा जाता है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ये है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 630 से 668 ईस्वी। और बात करें दोस्तों, देखिए पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों इसके यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, देखिए इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग, किसके शासनकाल में दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि महाबलीपुरम के मंदिरों का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया, जैसे दोस्तों 81वां मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये करवाया था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और रथ मंदिरों की संख्या जो है दोस्तों 7 है, जिन्हें दोस्तों सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और जितनी भी थ्योरी बनती है सारी थ्योरी पढ़ेंगे। अब है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका कार्यकाल दोस्तों 700 से 728 ईस्वी रहा। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है, और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला था। जैसे कि दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर इसी के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है दोस्तों उसका भी निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ। कैलाशनाथ मंदिर यानी जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण भी दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो ये तीनों मंदिर आपको याद रखने हैं दोस्तों, एक तो मुक्तेश्वर, बैकुंठ पेरुमल और एक कैलाश मंदिर जिसे दोस्तों राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। तीनों मंदिरों का शासन जो है निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और इन्हीं मंदिर के निर्माण से दोस्तों द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी, इन तीनों मंदिरों के ही निर्माण से। और दोस्तों मैं आगे बात करूं तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे, जिन्होंने दोस्तों देश कुमार चरित्र की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो इसके बाद दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए, और इस वंश के अंतिम शासक दोस्तों अपराजित वर्मन हुए। और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। यानी जो देखिए दोस्तों पल्लव वंश का जो अंतिम शासक है वो है आपका अपराजित वर्मन, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद ये कई राजा होते हैं, फिर आता है लास्ट में अपराजित वर्मन, जिसके बाद दोस्तों जो है पल्लव वंश समाप्त हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला वंश है आपका वातापी के चालुक्य। फिर देखिए दोस्तों वातापी के चालुक्यों का वर्चस्व आता है, और फिर वहाँ से दोस्तों देखिए वातापी के जो चालुक्य हैं उनका शासनकाल स्टार्ट होता है
तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी जितनी बनती है। जैसे कि दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं। जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वो वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का संस्थापक दोस्तों पुलकेशिन प्रथम था, जिसका कार्यकाल दोस्तों 535 से 567 ईस्वी था। बात करें दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। कैसे दोस्तों? बादामी को। और इसके बाद दोस्तों कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना था, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। और इसी के बारे में हम सारी थ्योरी पढ़नी है, आपको ध्यान लगा कर पढ़ना है दोस्तों, समझना है अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस वंश का सबसे महान शासक हुआ जिसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था और परमेश्वर की जो उपाधि है वो धारण की थी। आगे बात करते हैं दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और इसकी रचना दोस्तों रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और पढ़ें तो दोस्तों देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी यानी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ बेंगी के चालुक्य की नींव रखी गई। किसे दोस्तों? बेंगी के चालुक्यों की। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बेंगी चालुक्य की नींव कब रखी गई दोस्तों। यहाँ पर मैं बताऊँ, पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी की यानी दोस्तों आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक बना दिया था और इसी के साथ दोस्तों बेंगी चालुक्यों की नींव रखी है। दोबारा से मैंने आपके लिए बता दिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया और पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 442 ईस्वी में दोस्तों पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना, जिसने दोस्तों 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए विजयादित्य विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए और इस वंश के अंतिम शासक दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, जिसे दोस्तों दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। तो ये था दोस्तों जो है पुलकेशिन द्वितीय का इतिहास। और आगे बात करते हैं दोस्तों बेंगी के चालुक्य, फिर उसके बाद दोस्तों दंती दुर्ग जो है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम बेंगी के चालुक्य की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पूर्वी चालुक्य थे और पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। किसकी दोस्तों? बेंगी के चालुक्य की। बेंगी यानी उस समय दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता था, यानी आंध्र प्रदेश में ही एक बेंगी जो है दोस्तों जगह थी जहाँ पर दोस्तों विष्णुवर्धन ने बेंगी वंश की नींव रखी और इसने दोस्तों अपनी राजधानी बेंगी को बनाया था, इसलिए दोस्तों बेंगी चालुक्य कहलाई है। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने दोस्तों बेजावाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस वंश पर सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। किसने दोस्तों? विजयादित्य तृतीय ने। और नोट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य भी चालुक्य के शासनकाल में ही हुआ था। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए बेंगी के चालुक्य समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 735 से 756 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी और वातापी की चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। किसने दोस्तों? दंती दुर्ग ने। तब जाकर उसने दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी दोस्तों कैसे बनाया? मान्यखेत को। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक जो है दोस्तों कृष्ण प्रथम हुआ और इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो एलोरा के कृष्णा जो है दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। और किस शासनकाल में हुआ दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में।
फिर इसके बाद दोस्तों देखिए गोविंद तीर्थ द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय भी शासक जो हुए थे शासक। और ध्रुव को दोस्तों धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों गोविंद तृतीय की, तो गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने दोस्तों पल्लव, पांड्य, केरल, प्रत्यार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। किसका वंश किस वंश का दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का। आगे बात करते हैं तो दोस्तों देखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में ही। इसने दोस्तों किसने दोस्तों? अमोघ वर्ष ने। यहाँ पर देखिए मैंने अब ये आपके लिए बताया दोस्तों, अमोघ वर्ष ने। तो अमोघ वर्ष ने ही दोस्तों इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने, आपको याद रखना है और ध्यान दीजिए दोस्तों, अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद दोस्तों इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ और इसने दोस्तों रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? रामेश्वरम ने। रामेश्वरम में कृष्ण तृतीया ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके दौरान एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्न रहा करते थे और इन्होंने दोस्तों शांति पुराण की रचना की थी। और नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, खासकर आपको याद रखना है कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ, जिसमें दोस्तों 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो बौद्धों से संबंधित हैं, 13 से 29 तक दोस्तों हिंदुओं से संबंधित हैं और 30 से 34 तक दोस्तों जैनों से संबंधित है, जैन गुफाएं हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके कल्याणी के चालुक्य। तो देखिए दोस्तों कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना दोस्तों तैलभ द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तैलभ द्वितीय ने 10वीं शताब्दी में। और इस वंश के प्रमुख शासक दोस्तों तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय और सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर और विक्रमादित्य षष्ठ, जो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर तृतीय और तैलभ तृतीय हुए। और इन सभी में सबसे प्रतापी शासक दोस्तों विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6 नंबर के थे। और इसने कई विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिलता है। इसके शासनकाल में दोस्तों प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और कलहड़ जो है रहा करते थे। सॉरी दोस्तों बिल्हड़, और बिल्हड़ के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसने विक्रमांक चरित्र की रचना की थी। और विज्ञानेश्वर ने दोस्तों मिताक्षरा यानी हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की थी। और इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों तैलभ तृतीय हुआ और आगे चलकर कल्याणी का यादवों के अधिकार के साथ चालुक्य वंश का पतन हो गया। और दोस्तों देखिए बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों थ्योरी यहाँ पर बनती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है ताकि दोस्तों जितनी भी थ्योरी बनती है वो सारी थ्योरी आपके लिए कंप्लीट मिले, आपकी तैयारी अच्छी हो। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, इन सभी के एग्ज़ाम होंगे। तो तब तक मेरा सोचना है दोस्तों क्यों ना आपकी सारी जीके कंप्लीट करा दी जाए। और एनटीपीसी की क्लासों को आप अवश्य लगाया करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जितनी भी जीके है वो अच्छी तरह से आपकी कंप्लीट होगी। साइंस जो है वो भी अच्छी कंप्लीट होगी। और साइंस को अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आप एएलपी और आरआरबी जेई की क्लासों को भी कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ से भी आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। वो मैंने डाली हुई हैं, कंप्लीट करा दी है मैंने वो क्लास है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला वंश है दोस्तों आपका चोल वंश, जो कि अंतिम वंश है। और इसका शासनकाल जो है दोस्तों, इस चोल वंश का कार्यकाल जो है 850 से 1279 ईस्वी रहा है। और तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। और 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों विजयालय ने की थी। 9वीं सदी में किसने की दोस्तों? विजयालय ने। और इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय और आपका तृतीय राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए। और ध्यान रखिए राजेंद्र तृतीय इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ था। कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों
ये आपका है, इसके शासनकाल में दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में दोस्तों? विजयालय के शासनकाल में। किसने आक्रमण किया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया तो उस समय परांतक का एक पुत्र था, और कृष्ण तृतीय और जब परांतक के बीच में युद्ध हुआ तो देखिए दोस्तों, परांतक का जो है, परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह हार हुई थी। और इतिहास में यह लड़ाई दोस्तों तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। यानी दोस्तों परांतक और आपका कृष्ण तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, यानी वो लड़ाई हुई थी, तो ये लड़ाई दोस्तों तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए राजराज प्रथम के बारे में। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में दोस्तों चोल साम्राज्य की महानता के बारे में पता चलता है। और इसी ने दोस्तों चेरों की नौसेनाओं को युद्ध में पराजित किया था। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को भी युद्ध में पराजित किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत की थी। और तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यानी दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी दोस्तों 1010 ईस्वी में इसी ने करवाया था। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके तीसरे हिस्से पर विजय प्राप्त करी, जैसे दोस्तों लंका को उस समय दोस्तों श्रीलंका में क्या कहा जाता? सिंहल। इसके बाद दोस्तों राजेंद्र प्रथम अगला शासक हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रथम की, जो अंतिम शासक है। और इसके बारे में देखें तो दोस्तों इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया, पर वह बुरी तरह हार गया और यह युद्ध इतिहास में मास्की युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मास्की का युद्ध पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ, तो जयसिंह द्वितीय, चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय और चोल शासक राजेंद्र प्रथम के बीच में। राजेंद्र ऐसा एकमात्र शासक जिसने दोस्तों संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित करके गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों आगे चलकर चोल और बेंगी के चालुक्यों के बीच विवाद संबंध बने, और धीरे धीरे राजा कुतोलुंग के शासन काल में बेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चोल शासन में अपने राजा के चोल शासन में राजा अपने शासन काल में उत्तराधिकारी से पहले से घोषित कर देते थे, और अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं, जैसे राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्तों जितनी थ्योरी थी, जितनी बननी थी, वो मैंने आपके लिए बता दी है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे अब हम। देखिए थ्योरी बहुत लंबी है, वीडियो मुझे पता है दोस्तों लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अब आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, जिसे मैंने आपके लिए शुरुआत में बता दिया था, और शुरुआत में मैंने बोला था वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो थ्योरी तो समाप्त हो चुकी है, ये कुछ प्रश्न है आपकी प्रैक्टिस के लिए जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, ये आपको लगाने हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि इसमें से कितने प्रश्न आपने सही किए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और जो चैनल को पहली बार विजिट करें, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, अभी पढ़ाया है, अंतिम शासक यही पढ़ाया था मैंने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो कौन सा था दोस्तों? तंजौर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, दंतीदुर्ग। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किन के पास थी दोस्तों? चोलों के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये उखाड़ फेंका गया था दोस्तों पुलकेशन द्वितीय के द्वारा।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों, देखिए, चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण दोस्तों देखिए राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो किसके द्वारा दोस्तों, विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं और शैलकृतों का संबंध किससे है। तो ये है दोस्तों देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट में बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।